अब देखिए टेकोमेट्री में चालू कर रहा हूँ। अब बेटा सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि टेकोमेट्री होती क्या है ना। हमने लीनियर मेजरमेंट जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने बोला था कि हम लीनियर मेजरमेंट टेकोमेट्री के द्वारा भी कर सकते हैं। तब हमने केवल एक ही बात जानी थी कि ऑप्टिकली हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन द केस ऑफ टेकोमेट्री। ठीक है, हमने केवल यही बोला था। तो क्या बोल सकता हूँ मैं बेटा, जो मेरा टेकोमेट्री है इसमें मैं मेरी डिस्टेंस को कैसे मेजर करूंगा, ऑप्टिकली मेजर करूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टेकोमेट्री इज एन ऑप्टिकल टेकोमेट्री इज एन ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड, यही बोल सकता हूँ ना। आई कैन से दैट टेकोमेट्री इज एन ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड, ये बोल सकता हूँ। अब बेटा क्या होता है कि टेकोमेट्री एक ही ब्रांच ऑफ सर्विंग रहती है। इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वी विल फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दोनों चीजें हम निकाल लेंगे यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दो पॉइंट के बीच में अगर कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दूरी निकाल लेंगे हम, और डिफरेंस ऑफ एलिवेशन भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकोमेट्री, है ना। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें हम इनडायरेक्टली निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड टेकोमीटर। इसीलिए इस ब्रांच ऑफ सर्विंग को टेकोमेट्री बोल रहे हैं, है ना। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस ब्रांच ऑफ सर्वे का नाम दे सकते हैं। हमने बात करी थी ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ टेकोमीटर यूज कर रहे हैं, तो टेकोमीटर जिस सर्वे में यूज कर रहे हैं वो वाला सर्वे कौन सा हो गया, टेकोमेट्री हो गई। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे टेकोमीटर यूज करते हैं, इसलिए इस ब्रांच ऑफ सर्विंग को टेकोमेट्री बोलते हैं। अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो हमारी टेकोमेट्री होती है ना, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रफ टेरेन। और अगर आपकी जो टेरेन है ये टोपोग्राफी वो रफ टेरेन है ना, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, ठीक है, स्टीप स्लोप है वहां पर, तो वहां पर टेकोमेट्री बहुत लाभदायक है। वहां पर टेकोमेट्री आप अच्छे से कर सकते हो, काफी अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं आपको टेकोमेट्री। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका रफ टेरेन है, स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पर आपकी जो चेनिंग होगी बेटा, चेनिंग क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। तो चेनिंग आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगी ना, रफ टेरेन है, स्टीप स्लोप है। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, आपको टेकोमेट्री का प्रयोग करना है, तो टेकोमेट्री के द्वारा आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्सेट्रा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ टेरेन है, स्टीप स्लोप है, ठीक है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है यहाँ पर टेकोमेट्री की। चलिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका ग्राउंड के साथ फ्लैट ग्राउंड है, इफ आई टॉक अबाउट दिस फ्लैट ग्राउंड, तो फ्लैट ग्राउंड पे आपकी जो चेनिंग है, आप चेन या टेप के द्वारा अच्छे से लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। इफ योर ग्राउंड इज फ्लैट लेवल ग्राउंड, चेनिंग इज इजी, तो चेनिंग के द्वारा जो एक्यूरेसी आएगी वो हाई रहेगी, हाई एक्यूरेसी रहेगी चेनिंग की। लेकिन फ्लैट ग्राउंड पर टेकोमेट्री की जो एक्यूरेसी रहेगी वो कंपैरेटिवली क्या रहेगी, लो रहेगी, है ना। तो कुछ पॉइंट है वो मैंने सोचा आपको बता दूं। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कहाँ पर किसकी एक्यूरेसी होती है, कहाँ पर कौन सा मीटर आपको लगाना चाहिए, है ना। तो यू शुड नो दैट एज कंपेयर टू चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड, accuracy of tachometry is low, but on rough terrain and steep slope accuracy of tachometer is better, high, ऐसा बोल सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक हम बनाते चल रहे हैं। अब हम जान लेते बेटा व्हाट इज टेकोमीटर, है ना। टेकोमीटर क्या होता है ये भी जान लेते हैं ना। टेकोमीटर क्या होता है, ठीक है। अब देखो, टेकोमीटर होता है एक ट्रांजिट थियोडोलाइट, टेकोमीटर होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, है ना। और थियोडोलाइट तो पता ही क्या निकालेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के काम आता है हमारा थियोडोलाइट। लेकिन ये कैसा थियोडोलाइट है, ट्रांजिट थियोडोलाइट है। ठीक है, अब ट्रांजिट थियोडोलाइट का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उससे पहले हम लोग एक और चीज जान लेते हैं कि ये जो ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है टेकोमीटर, इट इज फिटेड विथ स्टेडिया डायफ्राम, इट इज फिटेड विथ स्टेडिया डायफ्राम, स्टेडिया डायफ्राम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो मैं ट्रांजिट थियोडोलाइट बाद में बताता हूँ, पहले मैं स्टेडिया डायफ्राम के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ।
जो हमारा टेकोमीटर रहता है, इट इज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट विच इज फिटेड विद स्टेडिया डायफ्राम। अब यहाँ पर जो स्टेडिया डायफ्राम रहता है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेडिया हेयर, है ना, at equal distances, one above and one below the horizontal hair of the crosshair। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। My tachometer is fitted with what? Stadia diaphragm। Now this stadia diaphragm consists of two stadia hairs, है ना, at equal distance, one above and the other below। By what? By one above and one below the horizontal hair of the crosshair, है ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्टेडिया हेयर रहते हैं, है ना, ये जो हमारे स्टेडिया हेयर्स रहते हैं, स्टेडिया डायफ्रागम की मैंने बात करी, उसमें दो स्टेडिया हेयर रहते हैं। ये जो स्टेडिया हेयर रहते हैं, ये एक स्टेडिया इंटरवल को डिफाइन करेंगे, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टेडिया मेथड होता है, टेकोमेट्री करने का एक मेथड होता है स्टेडिया मेथड, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से हम चीजों को जानेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टेडिया हेयर रहता है, ये एक इंटरवल डिफाइन करता है, दैट इज स्टेडिया इंटरवल, है ना। और ये जो स्टेडिया इंटरवल रहता है ना, ये जो स्टेडिया इंटरवल रहता है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। जो स्टेडिया मेथड जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, स्टेडिया मेथड ऑफ टेकोमेट्री, उसके बारे में उस समय में आपको ये चीज बताने वाला हूँ, है ना। बस 5 से 10 मिनट के बाद मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर एक टर्म था बेटा ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट होता क्या है बेटा, क्या होता है कि कुछ थियोडोलाइट जो रहते हैं वो घूम नहीं पाते, रिवॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन कुछ थियोडोलाइट जो रहते हैं वो रिवॉल्व कर पाते। यानी थियोडोलाइट को मैं दो क्लासिफाई कर सकता हूँ, दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूँ मैं अपने थियोडोलाइट को, नॉन ट्रांजिट या ट्रांजिट। तो ये जो ट्रांजिट थियोडोलाइट रहता है, बेटा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे सकता हूँ, है ना, घूम सकता है हमारा ये ट्रांजिट थियोडोलाइट, है ना। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वेन जो मेरा ट्रांजिट थियोडोलाइट रहता है ना, इसमें जो इसका टेलीस्कोप रहता है, इट कैन बी ट्रांजिस्टेड, दैट इज इट कैन बी रिवॉल्व्ड थ्रू ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना, अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द वर्टिकल प्लेन। मतलब ये जो ट्रांजिट थियोडोलाइट रहता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसका जो वर्टिकल प्लेन है वहां पर घूम सकता है। तो ये हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट हो गया। बाकी नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट जो होते हैं वो रिवॉल्यूशन नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये घूम जाएगा ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो बेटा, क्या होता है कि जो हम टेकोमीटर जो थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं, है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि आगे चल के मैं आपको एक इक्वेशन होती है टेकोमेट्री की एक इक्वेशन होती है डिस्टेंस मेजर करने की, D = KS+C। इसका डेरिवेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आज, है ना। प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड हम पढ़ेंगे, तब मैं इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो K होता है, दिस K इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है K। और यहाँ पर ये जो C है, दिस C इज व्हाट? एडिटिव कांस्टेंट। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है मेरे थियोडोलाइट की, उसमें आप ये पॉइंट जानिए कि जो मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रहता है K, उसकी वैल्यू हम लोग इसकी जनरली जो वैल्यू आती है वो 100 आती है। क्योंकि हम क्या स्टेडिया हेयर का क्या करते हैं, स्टेडिया हेयर को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रहती है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 100 आ जाए। अब ये जो K है, दिस K इज इक्वल टू F/I, है ना। और I क्या है बेटा, योर I इज स्टेडिया इंटरवल। स्टेडिया इंटरवल को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि मेरा क्या आ जाए, K की वैल्यू कितनी आ जाए, 100 आ जाए। तो चीजें हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो C होता है, दैट इज एडिटिव कांस्टेंट। अब ये एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, F+D होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 रहती है। अब देखो ये सब चीज क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो टेलीस्कोप रहता है, थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप रहेगा ना बेटा, इट इज फिटेड विद एनालिटिक लेंस। ये एनालिटिकल लेंस जहाँ पे भी प्रयोग होता है वहाँ पर K की वैल्यू 100 लेना है और C की वैल्यू 0 लेना है, ये याद रखने वाला पॉइंट है।
अब देखो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन जो पावर रहता है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप जो रहता है बेटा वो बहुत हाई रहता है। अब ये हाई क्यों रहता है? अगर हाई नहीं रहेगा तो तुम्हें इमेज कैसे दिखेगी? तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप भी हम लोग हाई रखते हैं। तो यू शुड कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। तो कुछ बेसिक चीजें थी, है ना, कुछ बेसिक चीजें और है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस दैट पॉइंट। अब देखिए, एक होता है स्टेडिया रॉड। अब यहाँ पर ये जो स्टेडिया रॉड को मैं बोलता हूँ वर्टिकल स्टेव, है ना, इसको दूसरा नाम भी है स्टेडिया रॉड का। अब ये जो स्टेडिया रॉड होती है, इट इज अराउंड 5 to 15 मीटर लॉन्ग रॉड, है ना। 5 से 15 मीटर लंबी एक रॉड होती है बेटा, जहाँ पर जो रीडिंग होती है, दिस रीडिंग्स आर ग्रेजुएटेड इन डेसिमल ऑफ मीटर, है ना। ये पॉइंट याद रखना, इस रॉड के ऊपर जो भी आपको रीडिंग दिखेगी, दिस रीडिंग्स आर ग्रेजुएटेड इन डेसिमल्स ऑफ मीटर। ये पॉइंट याद रखना। अब देखो, अगर मैं बहुत ऑर्डिनरी लेवलिंग वर्क कर रहा हूँ, है ना, ऑर्डिनरी लेवलिंग वर्क कर रहा हूँ, है ना, तो मैं ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग कर सकता हूँ अगर जो मेरी डिस्टेंस है वो 100 मीटर से कम है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मुझे लंबी दूरी पे कार्य करना है ना, बहुत लंबी डिस्टेंस पे कार्य करना है, तो मुझे स्टेडिया रॉड ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ है वो उतनी अच्छी रीडिंग नहीं दे पाएगी, है ना। तो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे कार्य करना है, 100 मीटर से अधिक दूरी पे कार्य करना है, देन इन दैट केस यू कैन यूज स्टेडिया रॉड, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन रहता है, ग्रेजुएशन ऑफ एन ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ बिकम इनडिस्टिंक्ट, है ना, इनडिस्टिंक्ट हो जाती है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिए, एक और चीजें मैं आपको बता दूं, सब्सटेंस बार ये क्या होता है। ये एक हॉरिजॉन्टल स्टाफ होती है, जो सब्सटेंस बार है, इसे हॉरिजॉन्टल स्टाफ, इसका प्रयोग हम डिस्टेंस मेजरमेंट में करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज थी, उसके बारे में हमको जानना चाहिए था, हमने जान लिया। स्टेडिया रॉड क्या होती है, सब्सटेंस बार क्या होता है ना। तो टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर हमारा एक ट्रांजिट थ्योडोलाइट रहता है, यानी वो ये थ्योडोलाइट है कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर सकता है अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबोव, और वर्टिकल प्लेन में घूम जाएगा फिर, है ना। तो कुछ बेसिक चीजें थी, हमने डिस्कस करी है, डिस्कशन करना भी जरूरी था, है ना। देखिए, और ठीक है, हमने जान लिया कि कार्य क्या करता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं हम इससे, है ना, एलिवेशन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो काफी सारी चीजें हमने जान ली। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेथड्स ऑफ टेकोमेट्री पे आ जाता हूँ मैं, है ना। अब देखो, इन टेकोमीटर वेरियस वायर्स इन एडिशन टू क्रॉस वायर्स ऑन द डायफ्रागम आर नोन एज स्टेडिया वायर। मैंने आपको बोला था स्टेडिया वायर के बारे में। और ये जो स्टेडिया वायर्स होते हैं बेटा, स्टेडिया वायर्स क्यों रहेंगे? क्योंकि अवर थ्योडोलाइट इज फिटेड विथ व्हाट? स्टेडिया डायफ्रागम, है ना। और यहीं पे स्टेडिया वायर्स रहेंगे, और इन स्टेडिया वायर्स के बीच में कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्टेंस होगी, और द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया वायर को मैं क्या बोल देता हूँ? स्टेडिया इंटरवल बोल देता हूँ। तो ये चीज आप याद रखना है, स्टेडिया इंटरवल होता क्या है। ठीक है। अब स्टेडिया इंटरवल को मैं स्मॉल आई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेथड ऑफ टेकोमेट्री है, इसमें पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं स्टेडिया मेथड, उसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। तो स्टेडिया मेथड बेटा दो प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, एक तो आपका होता है फिक्स हेयर मेथड, एक होता है आपका बेटा फिक्स हेयर मेथड होता है। एक इसमें स्टेडिया मेथड दो प्रकार के होते हैं, है ना, फिक्स हेयर मेथड, एंड दूसरा एक और होता है आपका मूवेबल हेयर मेथड। अब देखो क्या होती है चीजें। अब देखो, फिक्स हेयर मेथड बोला है, यानी अगर फिक्स हेयर मेथड है तो ये जो स्टेडिया वायर्स है ना, स्टेडिया वायर्स है, इनकी पोजीशन कैसी हो जाएगी बेटा? अगर मैंने आपको फिक्स हेयर मेथड बोला है ना, तो जो स्टेडिया वायर्स है वो कैसे होंगे? फिक्स होंगे, है ना। फिक्स हेयर मेथड है तो क्या है, मैं इसका पेन का कलर बदल देता हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ चीजें। ठीक है, चलिए। अगर मेरा फिक्स हेयर मेथड है, इफ माय मेथड इज फिक्स हेयर मेथड, तो क्या होगा बेटा? माय स्टेडिया वायर क्या रहेंगे? फिक्स होंगे, है ना, फिक्स होंगे, मेरे स्टेडिया वायर फिक्स होंगे। और ये जो मेरे स्टेडिया वायर थे ये एक एंगल को डिफाइन करते हैं,
दैट एंगल इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल, है ना। दिस स्टेडिया वायर डिफाइन ए पर्टिकुलर एंगल, उस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरालैक्टिक एंगल, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सिंबल अल्फा से। देखिए जहाँ इस तरीके से मैंने यहाँ अल्फा से डिनोट करा एक एंगल को, अल्फा एंगल दैट इज पैरालैक्टिक एंगल, है ना। ये इट इज फिक्स, इट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टेडिया वायर, है ना। और यहाँ पर स्टेडिया वायर्स क्या है, इन फिक्स एयर मेथड स्टेडिया वायर्स आर फिक्स, लेकिन जो मेरा स्टॉप इंटरवल है, आप देखें यहाँ पर मेरा स्टॉप इंटरवल कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ स्टॉप इंटरवल अलग है इन फिक्स एयर मेथड। इन फिक्स एयर मेथड माई स्टॉप इंटरसेप्ट इज वेरीड, है ना। ये पॉइंट याद रखना आप। तो कभी भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछे इन फिक्स एयर मेथड, तो क्या बोलना कि स्टेडिया वायर्स आर केप्ट फिक्स्ड एंड स्टॉप इंटरसेप्ट इज वेरीड। जैसे यहाँ पर स्टॉप इंटरसेप्ट वेरीड हुआ है, तो पहले जो स्टॉप इंटरसेप्ट बेटा पहले ए बी था, वो बाद में कितना हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। देखिए फिगर में ये था ए, ये था बी, और ये बाद में ए डैश बी डैश हो गया। स्टॉप इंटरसेप्ट की वैल्यू बाद में बढ़ गई ना बेटा। अब यहाँ पर ये जो स्टॉप इंटरसेप्ट है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सिंबल स्मॉल एस से, ठीक है। आइए इसके बारे में मैंने थ्योरी लिखी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर, when the parallactic angle alpha defined with the help of stadia wire is kept fixed, है ना। अब देखो पैरालैक्टिक एंगल अल्फा फिक्स रहेगा, कहाँ पर, फिक्स एयर मेथड पे, क्योंकि स्टेडिया वायर्स के द्वारा ही ये सब चीजें होगी ना। एंड स्टॉप इंटरसेप्ट इज वेरीड, दिस मेथड इज कॉल्ड फिक्स एयर मेथड, है ना। हाँ ठीक है, चलिए, है ना। तो फिक्स एयर मेथड हो गया। अब देखो एक अनदर वे टू मेक ऑब्जर्वेशन इज टू कीप द स्टॉप इंटरसेप्ट फिक्स एंड वेरी द पैरालैक्टिक एंगल, है ना। अब ये देखिए केस 2 पे आ जाते हैं, है ना, मेथड 2 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो मेथड 2 है, दिस इज अवर मूवेबल हेयर मेथड। अब ये मूवेबल हेयर मेथड में आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ए और बी था, ए एंड बी, ये क्या था आपका, स्टॉप इंटरसेप्ट था, है ना। और बाद में ए डबल डैश बी डबल डैश, ये भी स्टॉप इंटरसेप्ट था। तो ये स्टॉप इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी बेटा, स्टॉप इंटरसेप्ट यानी एस की वैल्यू क्या थी, फिक्स हो गई थी, है ना। लेकिन आपका जो पैरालैक्टिक एंगल था वो पहले कितना था, अल्फा था, बाद में अल्फा डैश हो गया। अल्फा एंड अल्फा डैश क्या हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, वेरी हो गई। पहले पैरालैक्टिक एंगल की वैल्यू अल्फा थी, बाद में वो कितनी हो गई, अल्फा डैश हो गई, यहाँ पर वेरी हो गई। तो यहाँ पर जो आपके जो स्टेडिया वायर थे वो फिक्स तो नहीं होंगे ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं मूवेबल हेयर मेथड बोलूंगा। देखिए इसकी थ्योरी भी अब पढ़ लेते थोड़ा सा। देखिए अनदर वे टू मेक ऑब्जर्वेशन इज टू कीप द स्टॉप इंटरसेप्ट फिक्स्ड, एग्जाम्पल ए बी एंड ए डबल डैश बी डबल डैश। आप यहाँ देखिए ए बी एंड ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फिक्स हो गया, है ना, इक्वल है दोनों, है ना। इन दिस केस स्टेडिया वायर्स विल हैव टू बी मूव, बिल्कुल सही बात है। स्टेडिया वायर्स मूव करोगे तो जब भी तो आपका जो पैरालैक्टिक एंगल है, इसकी वैल्यू पहले अल्फा थी, बाद में वो बदल के अल्फा डैश हो जाएगी। इसलिए इस मेथड को क्या बोलूंगा, मूवेबल हेयर मेथड बोलूंगा, ठीक है। अब मूवेबल हेयर मेथड को मैं सब्सटेंस मेथड भी बोल सकता हूँ, यू शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड। आई कैन ऑल्सो say that my movable method is also called substance method, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो आपका स्टेडिया हेयर इंटरवल रहता है ना, इसको एक्यूरेटली मेजर करना इनकन्वीनियंट होता है। तो इसलिए हम मूवेबल हेयर मेथड को बहुत रेयरली यूज करते हैं। ये बात ऐसा कुछ खास पॉइंट तो था नहीं, पर मैंने आपको बता दिया कि स्टेडिया हेयर इंटरवल को एक्यूरेटली मेजर करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, कन्वीनियंट नहीं होता है। इसलिए मेथड को हम रेयरली बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेडिया मेथड बता दिया है, टेकोमेट्री का एक मेथड होता है स्टेडिया मेथड, ठीक है। उसमें फिक्स हेयर मेथड क्या होता है, मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है। तो कुछ जनरल चीजें हम बात कर रहे हैं, हमारा मकसद है बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे मेथड नंबर 2, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल मेथड,
ठीक है, चलिए स्टेडिया मेथड वहाँ था, ये टेंजेंशियल मेथड है। नाउ और बेटा द सेकंड मेथड फॉर टेकोमेट्री दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज टेंजेंशियल मेथड। अब बेटा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास स्टेडिया डायफ्रागम नहीं है, स्टेडिया वायर्स नहीं है ना, तब आपको टेंजेंशियल मेथड आपको यूज करना चाहिए, है ना। तो टेंजेंशियल मेथड में स्टेडिया वायर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, है ना। अब देखो ये जो मेथड होता है टेंजेंशियल मेथड, ये सिमिलर होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग मेथड के, ठीक है, लेकिन ये मेथड स्लोअर होता है स्टेडिया मेथड से, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हियर वी विल मेड ऑब्जर्वेशन फॉर वर्टिकल एंगल, और यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट को हम ऑब्टेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस वायर, है ना। ये पॉइंट आप याद रखना कि यहाँ पर जो टेंजेंशियल मेथड होता है इट इज सिमिलर टू ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग मेथड, और यहाँ पर स्टेडिया वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्टेडिया मेथड स्लो होता है। यहाँ पर हम वर्टिकल एंगल का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे और स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस वायर। अब देखो यहाँ पर ये एस की वैल्यू को अगर डिफाइन करना रहता तो मैं एस कैसे निकालता बेटा, मैं एस मान लीजिए कि ये वैल्यू को मैं इतनी वैल्यू को मैं एक्स मान लेता हूँ, एस प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता मेरा, डी टेन थीटा वन हो जाता। फिर वापस से मैं इक्वेशन लिखूं तो x इज इक्वल टू रुको x इज इक्वल टू डी टेन थीटा वन हो जाता, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग मेथड के सिमिलर होता है ये मेथड। तो यहाँ से ये जो दो इक्वेशन है, अगर यहाँ से मैं 1 - 2 कर दूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, एस की वैल्यू आ जाएगी, एस कितनी वैल्यू आएगी, डी, फिर ब्रैकेट के अंदर tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग मेथड के सिमिलर हो गया चीजें, तो काफी सिंपल सी चीजें हैं, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक मेथड होता है आपका रेंज फाइंडिंग मेथड। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इन रेंज फाइंडिंग मेथड यू कैन डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस and also direction of a line without going to the far end of the line। मतलब लाइन के फार एंड तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, आप पहले ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और आपका डायरेक्शन ऑफ लाइन आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ रेंज फाइंडिंग मेथड। अब देखो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इस मेथड के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट और मेथड जो यूज होगा, these are based on measurement of either the base angle और एंगल ऑफ पैरेलैक्स, है ना। तो इस बेस एंगल पे ये निर्भर रहेगा या एंगल ऑफ पैरेलैक्स पे निर्भर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस मेथड के द्वारा वी कैन मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बट हमारे पास अगर लेवल है तो हम वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हम एक प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पर आज मैं आपको टेकोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है वो बता देता हूँ, है ना। तो चीजें इस बता देता हूँ मैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या मानता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड में आपका चालू करने वाला हूँ। इसमें मैं जो टेकोमेट्रिक इक्वेशन है फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट उसका डेरिवेशन हम करेंगे। टेकोमेट्रिक इक्वेशन है डिस्टेंस मेजरमेंट वाली, उसका डेरिवेशन हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पुराना नॉलेज लगेगा आपका, आपने 9th क्लास में वेव्स पढ़ा होगा, वेव्स ऑप्टिक्स वगैरह चीजें पढ़ी होगी ना, ऑप्टिक्स वगैरह तो फिजिक्स में पढ़ी होगी, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज हल्का सा लगेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा। अब देखो वैसे तो आपको अगर आप जेट की एग्जाम दोगे तो डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम क्या है कि हमारा अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का फेज चल रहा है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो अब क्या कर रहा है कि अब हम मान रहे हैं कि जो हमारा लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यानी जिस लाइन के अलॉन्ग मैं साइट कर रहा हूँ इट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, और मेरा जो टेलीस्कोप है वो एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप है। मैं जो टेलीस्कोप यूज कर रहा हूँ वो कैसा टेलीस्कोप है, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप है, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मैंने जो मेरा स्टाफ है उसको कैसा पकड़ा है, इट इज हेल्ड वर्टिकली एट क्यू। ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पर मैंने मेरे स्टाफ को कैसा पकड़ा है, पूरा परफेक्टली वर्टिकल पकड़ा है ना। ये आड़ा टेढ़ा नहीं घूम रहा है, पूरा वर्टिकल पकड़ा है मैंने स्टाफ का। मैं आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेडियम मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने ये माना है कि मेरा लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, टेलीस्कोप कैसा है, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप का है। स्टाफ मैंने कैसा पकड़ा है, पॉइंट क्यू पे पूरा परफेक्टली वर्टिकल पकड़ा है। ठीक है, अब मैं कुछ टर्म्स को डिफाइन करने वाला हूँ, तो आइए डिफाइन कर देता हूँ मैं बेटा। ठीक है, चलिए बड़ा डायग्राम मैंने यहाँ को निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट ओ है ना, इस पॉइंट ओ इज योर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी पहले हम जो टेलीस्कोप के बारे में थोड़ी सी चीज जान लेते हैं, है ना। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है मेरा ओ, है ना। अब यहाँ पर बेटा कुछ और चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर आपका ये दिख रहा है ए डैश और ये है आपका बी डैश, सॉरी ये है बी डैश। ठीक है, ये है ए डैश, ये है बी डैश। ये जो ए डैश और बी डैश है बेटा, ये आपके है स्टेडिया वायर्स, है ना। स्टेडिया वायर्स है आपके ए डैश एंड बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो दूरी हो जाएगी, जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगी ए डैश एंड बी डैश के बीच में, तो उस वर्टिकल डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा, स्टेडिया वायर्स के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो उसको मैं बेटा क्या बोल दूंगा, उसको क्या बोल दूंगा मैं बेटा, उसको मैं बोल दूंगा स्टेडिया इंटरवल, है ना। ये पॉइंट आप याद रखना। चलिए देखते हैं, चलिए ए डैश बी डैश को क्या बोलूंगा मैं, स्टेडिया इंटरवल बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि ए डैश बी डैश क्या है मेरे स्टेडिया वायर्स है, तो इस स्टेडिया वायर्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस उसको मैं क्या बोल दूंगा, ए डैश बी डैश के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल दूंगा, स्टेडिया इंटरवल बोल दूंगा। अब स्टेडिया इंटरवल को मैं आई सिंबल से डिनोट कर दूंगा। ठीक है ना। आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो पहले चीजें को डिफाइन कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आई डिफाइन करा है क्या, ये देखो ये आई, डायग्राम सही नहीं है बेटा, ये आई है, ये जो आई है दिस इज योर स्टेडिया इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सी है, देखो सी दिख रहा है आपको शायद, ये है ना, ये सी है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। और यहाँ पर आपका एस, एस कहाँ है, ये रहा, दिस इज योर एस, योर एस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो ये आपका जो ए एंड बी के बीच की जो दूरी है इसको मैं बोल रहा हूँ एस। ये एस क्या हो गया, आपका स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया, है ना। देखो क्यू पे ही ये पॉइंट, ये कहाँ पर है, कहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, क्यू पे कर रहा हूँ। ये देखो क्यू लिखा है यहाँ पर, तो क्यू पे क्या रखा है मैंने, मेरे स्टाफ को रखा है। कैसा रखा है, परफेक्टली वर्टिकल रखा है मैंने, मेरे स्टाफ को परफेक्टली वर्टिकल पकड़ा है मैंने स्टाफ को। तो यहाँ पर जो ए एंड बी है, ए बी, तो ए बी क्या है मेरा, स्टाफ इंटरसेप्ट है। किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये चीज है एफ, ये जो चीज है, जो मेरा एफ है, ये मेरा एफ क्या है बेटा, दिस इज माय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है मेरा एफ। ठीक है, एफ इज माय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल डी भी लिखा है कुछ, ये स्मॉल डी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, एफ इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर ओ यहाँ पर है ना, ये रखो ओ, और कहाँ तक है ये, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, क्या वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर है, क्या है वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर। यहाँ पर ये जो, एक मिनट, वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर, मैं इसको एक बार और दूसरे कलर से बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, पेन का कलर भी हम लोग बदल देते हैं, रेड कलर ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये जो लाइन जा रही है, ये रेड लाइन, रेड कलर से जो मैं लाइन बना रहा हूँ, है ना, तो ये जो रेड कलर से जो लाइन बनाई है मैंने, दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर। और ये जो है ओ पॉइंट है मेरा, तो इनके बीच में ओ और जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर है, इसके बीच की जो दूरी है इसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है,
दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्मॉल डी इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर F1 और F2 भी दिख रहा है आपको, F1 और F2 दिख रहा है। एक मिनट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ का, मैंने जो चीजें समझा दी आपको है ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे जो चीजें लिखी है उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखिए, एक मिनट, ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर को मैं बने रहने देता हूँ, शायद इसकी जरूरत पड़ जाएगी हमको। ये रेड लाइन में बता रहा, रेड लाइन के थ्रू मैं बता रहा हूँ वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर, इसकी शायद हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर F1 और ये F2, ये है F2 और ये है F1। ठीक है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये है हमारी कॉन्जुगेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। F1 and F2 आर कॉन्जुगेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर F1 क्या दिख रहा है आपको, F1 क्या दिख रहा है, F1 कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है ना, ये देखो यहाँ से चालू हो रहा है F1 और कहाँ तक जा रहा है बेटा, यहाँ तक जा रहा है लेवलिंग स्टाफ का। तो F1 किसके बीच की दूरी है, F1 किसके बीच की दूरी है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड माय लेवलिंग स्टाफ। जो भी स्टाफ, जहाँ पे भी स्टाफ रखा है, जिस पोजीशन पे रखा है Q तक, है ना, तो Q तक यानी स्टाफ जहाँ पे रखा है उस जगह तक के ऑप्टिकल सेंटर ओ और स्टाफ के बीच की डिस्टेंस हो गई मेरी F1। ठीक है, अब देखो अब F2 होता क्या है, F2 क्या है बेटा, F2 कहाँ से चालू, यहाँ से चालू है O से, और कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये दूरी है F2। अब ये जो F2 है, दिस इज व्हाट, F2 is the distance between optical center O and image of staff respectively. An image of staff. F2 is distance between optical center O and image of staff. ये देखो optical center O and image of staff, इसके बीच की जो दूरी है F2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ एक और पॉइंट में डिफाइन कर देता हूँ, व्हाट इज D, कैपिटल D, स्मॉल d नहीं कैपिटल D। अब कैपिटल D कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर और स्टाफ के बीच की दूरी होगी हमारा क्या, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर। तो चीजों को कुछ हमने डिफाइन कर दिया, एक बड़ा सा डायग्राम हमने यहाँ पे स्क्रीन पे निकाल लिया था और चीजों को डिफाइन कर दिया कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या मैंने आपको मैंने यहाँ लिखा भी है आप लोगों के लिए, ये चीजें मैंने यहाँ लिख भी दी है कि O मेरा ऑप्टिकल सेंटर का ऑब्जेक्टिव है, A डैश एंड B डैश स्टेडिया वायर से, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस स्टेडिया इंटरवल हो गया, C डैश हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर हो गया, S इक्वल टू ए बी, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया, इसको S से डिनोट कर दिया, स्टेडिया इंटरवल को I से डिनोट कर रहा हूँ है ना, ध्यान रखेंगे। F फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव हो गया, स्मॉल d क्या हो गया, F1 F2 क्या हो गया। ठीक है, अब ये D क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर। तो चीजों को मैं डिफाइन करते जा रहा हूँ। अब देखो बेटा, अब वापस से बड़े डायग्राम पे आ जाते हैं और कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं। चलिए, अब पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, देखो चलिए चलो, अब देखो, अब बेटा यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल AOB है ना, और दूसरा ट्राइंगल एक है आपका A डैश O B डैश, ये दो ट्राइंगल है बेटा, है ना। दिस इज योर ट्राइंगल A डैश, ओके सॉरी ये A डबल डैश B डबल डैश को नहीं देखना, इधर देखना, ये O पॉइंट है, दिस योर O पॉइंट, और ये A डैश है, ये B डैश है। तो ये एक यहाँ पर ऐसा छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इसको आप देखिए, और इधर एक और ट्राइंगल बन रहा है, ए
फिर ये सॉरी ए, फिर ओ और ये बी, तो एक और ट्रायंगल इधर बन रहा है ना। इन दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, तो आप ये पा रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल लग रहे होंगे आपको। आपका ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा बेटा, ये वाला, यानी ए ओ बी, ये दूसरा ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल आपको लग रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ सी डबल डैश, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे बेटा, सिमिलर ट्रायंगल है। अब सी कहाँ है, देखो मैंने करा क्या है पहले, ये देखो ये लिखा कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल बोला है दोनों ट्रायंगल को मैंने, है ना। तो यहाँ पर ये जो दूरी है ए बी दूरी, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी अपॉन में ओ सी डैश, ये जो डिस्टेंस हो गई ये लिखा है मैंने। अब देखो जो ओ सी है, ओ सी आपको फिगर से क्या दिख रहा है, ओ सी क्या है, ओ सी आपको F1 दिख रहा है, योर ओ सी इक्वल टू F1, and your OC dash इक्वल टू F2, कॉन्जुगेट फोकल लेंथ है ना दोनों। तो यहाँ से आपका OC क्या है, F1 है, और OC डैश आपका F2 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी क्या था हमारा, ए बी क्या था, स्मॉल एस था, स्टार इंटरसेप्ट था, है ना। तो कुछ चीज ए बी को आप एस लिख सकते हैं, और एच एस बी डैश क्या आपका स्टेडिया इंटरवल हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, एस अपॉन आई इक्वल टू F1 अपॉन F2, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज का मैं प्रयोग करूंगा, हमारा जो डेरिवेशन हम जो करने वाले उसमें हम इस चीज का प्रयोग करने वाले हैं, एस अपॉन आई इक्वल टू F1 अपॉन F2। ये कहाँ से लाया हूँ मैं, विद द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वहां से मैं इस चीज को लाया हूँ, ठीक है। तो इस चीज को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ और चीजों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बचपन में एक लेंस फार्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। हमने पढ़ा था लेंस फार्मूला, वी नो अबाउट द लेंस फार्मूला, फिजिक्स में पढ़ा था, 9th-10th क्लास में हमने पढ़ा था लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ये पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं जो मेरा डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, उसमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का मैं प्रयोग करूंगा। तो आइए डेरिवेशन देख लेते हैं अब हम, ठीक है। चलिए, तो पहले तो मैंने ये जो इक्वेशन आपको बताई दी, ये मैं सिमिलर ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया, अब भी बताया, ठीक है। इसका और ये जो लेंस फार्मूला, इसके द्वारा मैं मेरे डेरिवेशन को कर लूंगा। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए लेंस फार्मूले के द्वारा मुझे क्या पता चला। पहले मैं कलर वापस से बदल लेता हूँ, क्योंकि कई जगह मैंने रेड कलर से चीजें लिखी है, ठीक है, एरोस वगैरह बनाए हैं। चलिए, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा लेंस फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ये होता है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ मैं F1 का इंटू कर देता हूँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ में F1 का इंटू कर देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन रहेगी ये क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी F1 अपॉन F इक्वल टू 1, F1 अपॉन F1 आ जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा F1 अपॉन F1, फिर ये बन जाएगा 1 प्लस F1 अपॉन में F2, ये बन जाएगा। अब देखो ये F1 अपॉन F2 क्या था मेरा, एस अपॉन आई था, F1 अपॉन F2 इक्वल टू एस अपॉन आई, कहाँ से निकाला, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लिया था हमने। तो यहाँ F1 अपॉन F2 की जगह मैं लिख देता हूँ एस अपॉन आई, ठीक है। तो ये की इक्वेशन बन जाती है मेरी F1 अपॉन F इक्वल टू 1 प्लस एस अपॉन आई, ये बन जाएगी मेरी, ठीक है। अब यहाँ से मेरा मकसद है F1 निकाल लो। F1 कैसे निकालूंगा मैं,
F1 कैसे निकालूंगा मैं, F को इधर ले जाता हूँ, F1 इक्वल टू F प्लस S अपॉन I इंटू F, ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, F1 इक्वल टू F अपॉन में I इंटू S, ये वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ और ये F को बाद में लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं इस इक्वेशन के यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करूंगा मैं बेटा, ये जो इक्वेशन आ गई, अब मैं इसके दोनों तरफ d को प्लस कर देता हूँ, तब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तब भी बराबर ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब इस कंडीशन में मैं दोनों तरफ प्लस d कर देता हूँ। नाउ एडिंग स्मॉल d ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्मॉल d का एडिशन कर देता हूँ। फिर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, F1 प्लस d इक्वल टू F अपॉन I इंटू S प्लस F प्लस D। ठीक है, ये बन जाएगी। अब देखो ये F1 प्लस स्मॉल d क्या है, F1 प्लस स्मॉल d क्या है, कहाँ से पता चलेगा, डायग्राम से पता चल जाएगा कि F1 प्लस स्मॉल d क्या है। चलिए देखते हैं, डायग्राम को बड़ा करके, फिगर को बड़ा करके देखते हैं क्या है। चलिए एक मिनट, ये आपको अभी पता चल जाएगा। कैपिटल डी की तरफ आप ध्यान से देखिए, कैपिटल डी है क्या, अभी आपको पता चल जाएगा ये क्या है, कैपिटल डी है, देखिए ध्यान से। देखो ये आपका कैपिटल डी है क्या, यहाँ से यहाँ तक था आपका स्मॉल डी, यहाँ से यहाँ तक आपका जा रहा है F1। तो आपको ये वैल्यू आपको पता चल रही है, F1 प्लस स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी, क्या पता चल रहा है आपको, बिल्कुल आपको पता चल रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है, F1 प्लस स्मॉल डी क्या है आपका, कैपिटल डी के बराबर है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं और यही आपकी टेकोमेट्री इक्वेशन बन जाएंगी। क्या बन जाएगी, F1 प्लस स्मॉल डी को आपने कैपिटल डी लिख दिया और यहाँ पर ये जो F अपॉन I था इसको आपने K बोल दिया, है ना, F1 अपॉन I को आपने K बोल दिया और F को आपने वापस वैसे की वैसा लिख दिया। तो ये जो स्मॉल a प्लस d था इसको आपने बोल दिया C। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि आपने यहाँ पर जो इक्वेशन निकाली है फाइनली, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ जो लेंस फार्मूला हो गया और S अपॉन I इक्वल टू F1 अपॉन F2, S अपॉन I इक्वल टू F1 अपॉन में F2, ये इक्वेशन और जो लेंस फार्मूला, इसके द्वारा ये जो आपने इक्वेशन फाइनली पाई है, इस इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो बेटा, टेकोमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन बोल देते हो। ठीक है, ये आपकी टेकोमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन हो गई। यहाँ आपने के को क्या बोला, F अपॉन I बोला, तो ये जो वैल्यू हो गई ये आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है के। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और C जो होता है, C आपका क्या है, एडिटिव कांस्टेंट होता है। देखो कुछ अतिरिक्त वैल्यू ऐड करिए इसमें इक्वेशन में, F प्लस D, इसको मैं एडिटिव कांस्टेंट बोल देता हूँ C को, और ये होता है आपका F प्लस D के बराबर। ठीक है, तो काफी आसान सी चीजें थी, मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दी कि कहाँ से चीजें आई है। ठीक है, देखिए वही चीज मैंने यहाँ लिख भी दी थी, है ना, आपके लिए लिखी है मैंने, और मैं आपको उससे नोट शेयर कर दूंगा आपका। ठीक है, अब देखो के क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है और इसको हम स्टेडिया इंटरवल फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टेडिया इंटरवल फैक्टर, क्योंकि के क्या होता है आपका, के इक्वल टू F अपॉन I, तो इसलिए आई वाला टर्म आ रहा है, तो इसको हम स्टेडिया इंटरवल फैक्टर भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये पॉइंट भी याद रखना आप कि के क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो कुछ बेसिक चीजें हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब तो अभी तक हमने जो हमारा टेकोमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन है उसके बारे में जान लिया। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया के क्या होता है, के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, F अपॉन I होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये चीज भी हो गई हमारी। C एडिटिव कांस्टेंट होता है, ये भी हमारी चीज हो गई, है ना, विच इज इक्वल टू F प्लस D। तो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है बेटा, देखिए क्या होता है,
कि जब भी हमको कैलकुलेशन करनी है, हमारी कैलकुलेशन में हमको कुछ ना कुछ ईज होना चाहिए। तो पर ईज इन कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टेडिया वायर होता है उनकी स्पेसिंग हम इस प्रकार से करेंगे, यानी हमारा स्टेडिया वायर का स्पेसिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि हमारा जो के की वैल्यू आ जाएगी, यानी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 100 आ जाए। यानी आप अपनी एफ अपॉन आई की वैल्यू को इस प्रकार से रखोगे कि एफ अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ जाए, 100 आ जाए। यानी आई को आप इस प्रकार से एडजस्ट करोगे। आई क्या होता है, स्टेडिया इंटरवल होता है ना, तो ठीक है, आई को आप इस प्रकार से रखना कि एफ अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ जाए, 100 आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर सी जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस बी बोलता हूँ। ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि जो स्मॉल डी है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है ना, और ये वैल्यू छोटी वैल्यू जो होती है ये वेरी भी होती है, तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट से वेरी होती है। वेरी होती भी है तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट से डी की वैल्यू वेरी होती है। ठीक है। जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तब स्मॉल डी की वैल्यू वेरी होगी, लेकिन बहुत कम अमाउंट से वेरी होगी। तो प्रैक्टिकली स्मॉल टी की वैल्यू को भी हम कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है। और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वेरी होती है 0.25 से 0.35 के बीच में। ठीक है। लेकिन अगर सवाल में दिया है कि आप एनालिटिकल लेंस यूज कर रहे हो तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। आप देखिए, इफ एनालिटिकल लेंस इज यूज्ड देन सी इक्वल टू 0। तो जो आपकी टेकोमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन थी डी इक्वल टू के एस प्लस सी, इसको आप दोबारा लिखोगे तो डी इक्वल टू के एस प्लस 0 हो जाएगा। सी का वैल्यू तो 0 है ना, तो डी इक्वल टू के एस पे रेड्यूस हो जाएगी। डी इक्वल टू के एस करके ये इक्वेशन रेड्यूस हो जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस रेड्यूस इक्वेशन फॉर योर कैलकुलेशन पर्पस, है ना। एंड हियर द वैल्यू ऑफ के किस प्रकार से अगर हम लोग लेंगे कैलकुलेशन में, के क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। ठीक है, फॉर रीथिंग कैलकुलेशन। अगर के का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है देन यू हैव टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर के वैल्यू। ठीक है। वैसे जनरली के का वैल्यू 100 दिया रहता है। तो आज काफी सारी चीजें हम डिस्कस करी, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना। अब कल के लेक्चर में हम टेकोमेट्री का पार्ट 2 को कवर करेंगे और नई नई चीजें हम लोग जानेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिए। अब हम कल की क्लास में और नई बातें जानेंगे। धन्यवाद।